तो एज यूजुअल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 11 एंड दिस विल गना बी योर फाइनल लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर एंड हो जाएगा आज, ठीक है, लास्ट लेक्चर है। देखो प्रॉपर तरीके से 10-11 लेक्चर लेके हमने इस चैप्टर को पढ़ा, तो खुद ही सोच सकते हो कि कितना डेप्थ में, कितने बढ़िया से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देता है जाओ देखो, ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है डेली क्लासेस की वीडियोस, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और आज हम शो शॉर्टली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे अप टू द मैक्स, पूरा अच्छे से पढ़ के, ढंग से पढ़ के, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, तो पहले हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा था, ठीक है। उससे भी पहले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस सब समझा था, फिर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में जो बातें थी वो हमने देखी थी। ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है, ठीक है। जो नहीं थे, जिनका छोटा हुआ ये देख लेगा, वीडियो आएगी तो, ठीक है। फिलहाल इसके आगे आज हम शुरुआत करते हैं और आज हम घुसेंगे क्वांटम नंबर के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इससे सवाल भी बनते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि क्वांटम नंबर जो है वो है क्या, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर में डेप्थ एनालिसिस करके, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दिस और लास्ट टॉपिक, ठीक है। सो क्वांटम नंबर बचा हुआ था, तो आज हम क्वांटम नंबर को भी समाप्त करेंगे और उसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा एंड, ठीक। सो वंस अगेन लेट मी चेक द एंगेजमेंट। ओके दैट्स गुड, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो अब देखो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझो। अब जैसे पीछे बातें हुई, जैसे हमने पीछे अभी अब देखा कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और प्लस हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने दोनों क्या किया था, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को भी सपोर्ट किया था, है ना। तो हमको पीछे अब ये तो पता चल गया है कि जो मैटर है, मैटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर शो तो कर ही रहे हैं। ये तो पीछे पता चल ही गया था, कल हमने पढ़ा भी था। अब ये प्रूफ हो चुका है कि पार्टिकल जो है, मैटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को शो कर रहे हैं। अब वेव नेचर को शो कर रहे हैं, तो अभी अगर मान लो कि मुझे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जाननी है कि वो कहाँ है, किस वक्त किस पोजीशन में है, किस जगह पे है। सो उसी लोकेशन जानने के कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, एक क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ नंबर्स हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने में हमारी मदद करते हैं। सो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये समझ आया, क्योंकि क्वांटम नंबर क्या है, अभी हमने पीछे देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली मैटर के, वो वेव नेचर शो करते हैं। अब अगर वो वेव नेचर शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकती है। सो बेसिकली ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने में इन अ पर्टिकुलर एटम। क्या मैं बोला, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने में, ठीक है। तो लिख लो कि क्वांटम नंबर्स दीज आर, एक सेकेंड, दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स which locates an electron in an atom। मतलब ये तो समझ आ गया सर कि जो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ये क्या हेल्प करेंगे, इनका कॉज क्या होगा, मतलब क्या होगा इनको पढ़ने का, मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मतलब बता रहे हैं कि एटम के अंदर उसकी लोकेशन को बता रहे हैं कि वो कहाँ है, ठीक है। अब क्वांटम नंबर के अंदर बेसिकली हमको 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, क्योंकि सेट ऑफ नंबर है तो 4 तरह क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। मेजर 3 ही होता है, लेकिन एक जो है वो भी पढ़ लेंगे, छोटा सा है वो, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जिसमें से पहला क्वांटम नंबर हमको पढ़ना है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोशन है ये, स्मॉल एन से, ठीक है। दूसरा, एक को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है एल से, ठीक है। थर्ड आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कहाँ गया, ये रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये बेसिकली होता है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से। सो ये चार तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और क्या है ये पता चल गया आपको कि ये क्या करते हैं, सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि लोकेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को किसी भी एटम के अंदर। क्लियर है, बताओ क्लियर है। लेक्चर 10 होना चाहिए क्योंकि एक रात 10 बजे वाला लेक्चर तो कैंसिल हो गया था। जी नहीं, जी नहीं, कल लेक्चर 10 था, दिस इज लेक्चर नंबर 11। ठीक है, चलो फिर कभी यार ये बताओ कि समझ आया कि नहीं। चलो 10 होगा 11 होगा बाद में देख लेंगे, भूल गए होंगे तो अब चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी देख के बताओ ये समझ आया कि नहीं अभी तक सबको, कोई डाउट आउट तो नहीं है ना। ये क्वांटम नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कैसे बीच में क्या एनएलएम लिख दिए, ये बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं बारी बारी से। बस यही आज 4 टॉपिक है, लास्ट के हमारे फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसके शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हम कहां से। आज हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका n। ठीक है, आओ पहली बातें करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की। ठीक है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह का क्वांटम नंबर होता है ये, ठीक है, और इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम के शेल को। क्या बोला मैं, ध्यान से समझना कि एटम शेल कह रहा हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले शेल के नंबर को, फिर साइज को। क्या बोल रहा हूं मैं, सेल के नंबर को और साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं एल। ठीक है, और एक और फैक्टर होता है, नोट कर लो पहले इस चीज को, क्या कि इट रिप्रेजेंट शेल नंबर और साइज एंड एनर्जी एज वेल। ठीक है, ऑफ ए शेल। अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो यहाँ 4 क्वांटम नंबर बनाए गए हैं, कौन से, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। अच्छा ये बताओ कि मान लो कि मैं तुमको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कि तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक इलेक्ट्रॉन हो और मुझे तुमको ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है, तुम अपने घर से दूर रहते हो, किसी शहर में रहते हो, तो अगर मुझे तुम्हारे पास आना है तो तुम सबसे पहले क्या पता करोगे, तुम सबसे पहले पता करोगे क्या, कि भाई तुम किस शहर में रहते हो। सो फर्स्ट तुमको क्या पता करना पड़ेगा, सिटी, कौन से सिटी में रहते हो, है ना। चलो सिटी पता चल गई, तो सिटी में कौन से बिल्डिंग में, सिटी में ऐसा कौन सा जगह है जहां तुम्हारी बिल्डिंग है, जहां तुम्हारा फ्लैट है। ठीक है, सो उसके बाद क्या था, क्या पता करूंगा मैं कि तुम किस बिल्डिंग में रहते हो। अब बिल्डिंग में भी बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, थर्ड चीज क्या पता करनी पड़ेगी कि कौन से फ्लोर में रहते हो, कौन से फ्लोर में तुम्हारा रूम है। सो तीसरी चीज फ्लोर पता करनी पड़ेगी। अब फ्लोर के अंदर भी मान लो 2 या 3 कमरे हैं, तो उस फ्लोर में कौन से कमरे में तुम रहते हो, यानी उसके बाद क्या पता करना पड़ेगा, तुमको कमरा पता करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेप्स है ना। अगर मुझे तुमको ढूंढना है तो पहले मैं उस शहर को ढूंढूंगा, फिर उसके बाद उस शहर में किस बिल्डिंग में तुम रहते हो वो ढूंढूंगा, फिर किस फ्लोर में ढूंढूंगा, और फ्लोर के अंदर भी एग्जैक्टली तुम कहाँ, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहाँ जाए पाई जाने वाली होगी, उसमें बहुत सारे कमरे होंगे, तो उस कमरे को पता करूंगा कि हाँ तुम इस कमरे में ज्यादातर रहते हो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम वहीं रहोगे। सो बेसिकली कुछ ये सेटअप स्टेप्स हो गए, जैसे पहले शहर का पता लगाना, फिर तुम्हारी बिल्डिंग का पता लगाना, फिर तुम्हारी फ्लोर का पता लगाना, और फ्लोर के अंदर भी मान लो 2 या 3 कमरे, अगर मल्टीपल कमरे हैं तो कौन से कमरे में तुम ज्यादा समय बिताते हो, ज्यादा टाइम रहते हो, वो पता करना है ना। अगर ये सब कुछ पता रहे तो मैं एग्जैक्टली तुम्हें डिटरमाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल वैसे ही हमने देखो यहाँ 4 सेटअप स्टेप्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक, फिर स्पिन। तो अगर ये चारों तुमको पता चल जाएंगे तो एग्जैक्टली तुम लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है,
जिसमें से पहला स्टेप क्या है हमारा, जैसे हम सिटी को फाइंड कर रहे हैं कि तुम किस सिटी में हो, सो वही समझ लो पहला स्टेप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब पहला स्टेप यानी सिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे आसपास की कौन सा एरिया है, वैसे ही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है वो रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो साइज है वो कौन सा है शेल का, कितना साइज है, या फिर एनर्जी शेल का। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर एन समझ आता है कि चलो भाई एक एन नंबर हो सकता है तो नंबर ऑफ सेल, ठीक है ये समझ समझ सकता हूं, ठीक है। साइज भी चलो मैं समझ गया, क्यों, क्योंकि ये बताओ अभी हमने पीछे पढ़ा है क्या, ये देखो साइज की बात करता हूं अगर मैं, सो साइज रेडियस जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि रेडियस के एक्सप्रेशन में याद है हमने पीछे पढ़ा था एन स्क्वायर बाई जेड, याद है बॉर मॉडल में रेडियस रेडियस क्या था, रेडियस क्या था, रेडियस के प्रोपोर्शनल था ना 0.59 0.59 एंगस्ट्रॉम, है ना एन स्क्वायर बाई जेड। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एन के, पढ़ा था हमने पीछे अभी बॉर वाले में। और ये चीज समझ भी सकते हो तुम कि मान लो अगर ये कोई एटम है, ठीक है, लेट्स से ये एटम का एक न्यूक्लियस है, सो ये एक शेल नंबर हो जाएगा, दूसरा एक शेल नंबर ये हो जाएगा, तीसरा एक शेल नंबर ये हो जाएगा। अब ये बताओ जैसे जैसे मैं शेल नंबर को बढ़ाऊंगा क्या तुम्हारा एटम से रेडियस बढ़ेगा, दिस इज शेल नंबर वन, दिस इज शेल नंबर टू, दिस इज शेल नंबर थ्री। सो ऐसे ही पता चल गया कि रेडियस जो है वो क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है एन पे। तो अगर शेल नंबर बढ़ाऊंगा तो क्या रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ने का मतलब साइज बढ़ेगा। इट मीन्स जो n है, n बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर को। तो ये जो तुम n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू टू और n इक्वल्स टू थ्री लिखते हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। अब समझ आया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है और इसका काम क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, शेल नंबर को, साइज को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को। क्यों, क्योंकि एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी हमने देखा है क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद है। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी तो एन आता है। इट मींस जो एन है वो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला किस शेल नंबर में है वो, उस शेल का साइज कितना है और उस शेल की एनर्जी कितनी है। बोलो क्लियर है, बोलो ये चीज क्लियर हो गई। अरे कोई नहीं चिंता मत करो, हो क्लास हुई नहीं है, क्लियर हो गई कि नहीं ये बताओ, एन क्या है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर क्या है। हम्म, क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ सबको, किसी को दिक्कत परेशानी, कोई नया आया हो आज उसको दिक्कत लग रहा हो, ऐसा नहीं है ना, ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। सो लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। साइज में क्या है, जो रेडियस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एन स्क्वायर के, ठीक है। तो सेल नंबर क्या है बेसिकली, अगर मैं एक एटम थोड़ा ड्रॉ कर दूं, फिगर वगैरह आप लोग बना लीजिएगा, ये दिस इज सेल नंबर वन, दिस इज सेल नंबर टू, इट मींस पहला प्रिंसिपल काउंटर नंबर, दूसरा प्रिंसिपल काउंटर नंबर, तीसरा, इट मींस ये जो है ये n इक्वल्स टू वन है, ये है n इक्वल्स टू टू। तो n बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज n इक्वल्स टू थ्री। अब समझ आ गया, चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ अब एक और चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर तुमको n पता है ना, तो तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने हैं वो निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला ये होता है, नोट कर लो, पढ़े भी होगे कभी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, वो होता है किसके बराबर, टू एन स्क्वायर के बराबर। क्या है फॉर्मूला, टू एन स्क्वायर। मतलब अगर मैं कहूं कि फॉर एन इक्वल्स टू वन, यानी पहले शेल नंबर में मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कि कितने होंगे। सो कुछ मत करो, टू इंटू वन का स्क्वायर, इट मीन्स मैक्सिमम पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन अलाउ है। तो अगर कभी तुम लोग छोटे क्लास में देखे होगे तो वहां हम ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, बिल्कुल ऐसे ही। सिमिलरली फॉर अगर मैं तुमसे कहूं n इक्वल्स टू टू, तो मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल नंबर टू में कितने हो सकते हैं, तो क्या करोगे, टू इन टू टू का स्क्वायर, अब ये देखो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी एट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप आगे भी निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट शेल नंबर्स। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, ठीक है।
हाँ हाँ, अरे डोंट वरी, खत्म होगी क्लास तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। वैसे भी आज जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास, क्योंकि छोटा सा ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, बस समझना ही है हमको। ये क्लियर हो गई ना, जल्दी बता दो यार। ये क्लियर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया तो बस इतना ही था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक, एन हमको बस जानना है कि एन था क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पहला क्वांटम नंबर यानी पहला प्रोसेस हमने पता कर लिया, हम सिटी में पहुंच गए आपके। ठीक है, अब बारी है किसकी, उस सिटी में कौन सी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग को ढूंढने की, है ना। तो नेक्स्ट मूव करते हैं किधर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अगला क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे पीछे हमने क्या देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर, साइज या फिर एनर्जी ऑफ द शेल को दिखाता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली है, ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे शेल है तो शेल के अंदर सब सेल, जैसे एक बहुत बड़ा घर, उसके अंदर बहुत सारे कमरे, तो एक जो बड़ा सा शेल है उसके अंदर सब सेल्स होते हैं, डिफरेंट सब सेल्स। ठीक है, उस सब सेल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, उस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे बड़ी सी सिटी तुम्हारा क्या है, एक शेल हो गई, तो उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग क्या हो गए, उसके सब सेल हो गए। सेम चीज यहाँ है, अगर एन जो है वो बड़े से शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेल के अंदर जो छोटे छोटे सब शेल्स हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब जो एल है अब वो उनके सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो नोट कर लीजिए, इट रिप्रेजेंट दी सब शेल ऑफ अ शेल, या फिर इन अ शेल भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और उसी के साथ साथ अब देखो, अब इसका काम क्या है, देखो पहले चीज पीछे क्या था कि ये साइज को रिप्रेजेंट करता था, रेडियस को रिप्रेजेंट करता था, सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आए तो वो क्या रिप्रेजेंट करने लगा, वो सब शेल ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट शेप। अब शेप की बातें भी आ गई हमारे पास, उधर साइज था इधर शेप है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उधर क्या वो क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप, साइज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल। तो एल से हम शेप भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ ए सबसेल, मतलब जो सबसेल होगा उस सबसेल के शेप क्या होगा ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर नोट करने वाली बात है क्या, कि जो एल है, जो एल है, जो वैल्यू है एल की, वो कहां से कहां तक वैरी करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है सबसेल्स हैं। अब जैसे फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, सो एन इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ एल की वैल्यू होगी, एन इक्वल्स टू 2 के लिए कुछ एल की वैल्यू होगी, एन इक्वल्स टू 3 के लिए कुछ एल की वैल्यू होगी। तो मैं बेसिकली उसी वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो एल है, जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर वो एन शेल की बात कर रहा है, तो उसके अंदर जो एल की वैल्यू होगी वो कहां से कहां, गिवन वैल्यू जो होगी वो 0 टू एन माइनस 1 वैरी करती है। क्या बोला वो, कि द वैल्यू ऑफ एल, इसको ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ एल फॉर अ गिवन शेल for a given shell n varies from 0 to n minus 1। अब ध्यान से समझो क्या बोला, मैं ये बोला कि अगर मैं फॉर n इक्वल्स टू 1 की बात करता हूं, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं l की वैल्यू लिखूं, तो क्या बोला मैं, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो ये कहां से कहां जाएगा, 0 टू n माइनस 1। सो 0 टू 1 माइनस 1 मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 0, और जब n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करता हूं, तो n इक्वल्स टू 2 मतलब कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से n माइनस 1 मतलब 0 और 1, ये दो वैल्यू होंगी l की। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल्स टू 3 की बात करूं, तो n इक्वल्स टू 3 में कितने सबसेल्स, ये हो जाएगा 0 1 2, तीन होंगे। सिमिलरली n इक्वल्स टू 4 की बात करूं, तो n इक्वल्स टू 4 के लिए कहां से कहां l की वैल्यू वेरी करेगी, 0 1 2 3। तो मैंने क्या बोला, 0 से n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू 0 हो गई,
n इक्वल्स टू 2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 हो गई। क्यों? क्योंकि एक कम रखना है, जितना शेल नंबर उससे एक कम तक आप रखिए l को। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 टू n-1। ठीक है। अगला n इक्वल्स टू 3 की बात करूं तो 0 1 और 2, 3 नहीं रखना है। n इक्वल्स टू 4 की बात करें तो 0 1 2 3, ये l की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है कितने सेल नंबर्स पे। क्या है ये सब शेल्स हैं। ठीक है, क्या है ये सब शेल्स हैं। क्लियर हुआ ये बात? ये बात क्लियर हो गई कि l की वैल्यू को कैसे लिखेंगे फॉर ए पर्टिकुलर n। फॉर अ पर्टिकुलर n l की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ये चीज क्लियर है सबको? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्रिएट हो रहा है ना सबको? बहुत आराम आराम से ले चल रहा हूं। ठीक है, मैंने वो चीज स्टेटमेंट में लिखवाई, फिर उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब सब बोलते हो क्लियर है तुम लोग को तो। ठीक है, चलिए जी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। ओके, यहां नोट कर लिया जाए। ठीक, अब इसमें एक और टर्म चीज थोड़ा नोट कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है। तो कभी आपको एल की वैल्यू देके पूछ दे कि फॉर एल इक्वल्स टू 0 या एल इक्वल्स टू 1 उस शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो उसका एक फार्मूला डायरेक्टली वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, बस एक फार्मूला है, बस आपको इसको याद रख लेना है। कभी भी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे तो आप इस फार्मूले में एल की वैल्यू को डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए पूछता है तो l को 0 रखिए, 0 रख के पुट करिए, और कह दे अगर स्पेसिफिकली कि l के लिए 0 के लिए भी निकालो और 1 के लिए निकालो, तो आप दोनों बार एक बार 0 पुट करके निकाल दीजिए, एक बार 1 पुट करके निकाल दीजिए। कुछ नहीं, l की जगह 1 पुट करेंगे तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करा भी देता हूँ, अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करूँ, l इक्वल्स टू 1, सो l इक्वल्स टू 1 के लिए उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, अंडर रूट 1 1 प्लस 1 अंदर 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, इट मीन्स h अपॉन रूट 2 पाई। बस यही है आपका फाइनल आंसर। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से निकालना है, कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम्स में, इसीलिए नोट डाउन करा दिया, एक एक्स्ट्रा डेटा था। ठीक है, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या है, कैसे किस फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? चलिए, अभी 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 देखो। अब जैसे मैंने क्या बोला, ठीक है सर ये सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने बता दो दिया कि फॉर n इक्वल्स टू 1 l की वैल्यू होगी 0, इट मींस यहाँ एक ही सबसेल है। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2 l की वैल्यू है 0 और 1, इट मींस दो सबसेल होंगे। ठीक है सर, समझ गए। फॉर n इक्वल्स टू 3 l l की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब 0 1 2 यानी 3 सबसेल होंगे। और फॉर n इक्वल्स टू 4 कितनी वैल्यू है, 4 है, मतलब 4 सबसेल होंगे। चलो ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ सबसेल भी यहाँ पता चल जा रहा है, लेकिन आपने बोला वो सबसेल्स हैं क्या, सबसेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए समझते हैं इसके अंदर और एक और बातें। एल की वैल्यू के लिए डिफरेंट सबसेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझिए। जब भी एल की वैल्यू 0 हो, एल की वैल्यू 1 हो, एल की वैल्यू 2 हो और एल की वैल्यू 3 हो, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो सबसेल्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोट करो। फॉर एल इक्वल्स टू 0 जो सबसेल होती है वो होती है एस सबसेल, नाम है ये सबसेल का। सिमिलरली फॉर एल इक्वल्स टू 1 जब एल की वैल्यू 1 हो तो हम पी सबसेल की बात करते हैं, मतलब एल की वैल्यू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, पी सबसेल को। सिमिलरली अगर मैं एल की वैल्यू को 2 करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डी सबसेल को। और एल की वैल्यू 4 होगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ सबसेल को। इट मींस चार तरह के सबसेल, चारों का नाम क्या है, एस पी डी एफ। जहां एल की वैल्यू 0 होगी वहां बातें होंगी किसकी, एस की। जहां एल की वैल्यू 1 होगी वहां बातें होगी पी की। जहां एल की वैल्यू 2 होगी वो डी को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां एल की वैल्यू 4 होगी 3 होगी वो एफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब कोई दिक्कत, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब एक और मस्त एक मस्त टेबल बनाऊंगा, और उस टेबल से ना अभी तक जितना पढ़े हो सब क्लियर हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, वो है क्या समझ लो मेरा वाला। ठीक है, अब उसको ऐसे नोट कर लो। देखो इस साइड मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखता हूं, इट मींस एन को लिखता हूं। ठीक है, टेबल बनाते हैं एक बढ़िया वाला।
ठीक है, ऐसे बांट देते हैं टेबल। इस साइड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं, एजीमुथल, मैग्नेटिक का मैग्नेटिक तो पढ़ी नहीं है, एजीमुथल लिखते हैं, ठीक है। एजीमुथल नंबर यानी एल लिखते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर मैं तुमको ऐसे मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा ना, सिंपल एकदम, कि कभी भूल नहीं पाओगे। जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा ना, जिसको समझ नहीं आया वो भी समझ लेगा आज। और इस साइड लिखता हूँ शब्द। अब ध्यान से समझो, मैं एन की वैल्यू को 1 रखा, तो एन की वैल्यू को 1 के लिए एल की वैल्यू क्या होगी सर, एक ही होगी, बस 0 होगी। और अगर एक ही होगी एल की वैल्यू 0 हो, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द होगा, और वो कौन सा होगा, एस वाला होगा। क्या बात है सर, ठीक है। चलो, अगर एन की वैल्यू को मैं कर दिया 2, तो जैसे ही मैं एन की वैल्यू को 2 करूंगा, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल एक वैल्यू होगी 0, एक वैल्यू होगी 1। अब ये बताओ वो सबसेल कितने इसके अंदर, सर जी 2 सबसेल, क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू है 2। तो 0 के लिए सबसेल क्या है, एस, और 1 के लिए सबसेल क्या है, पी। तो इसके अंदर एस और पी दोनों है, एस और पी दोनों सबसेल्स हैं। क्या बात है सर। सिमिलरली एन इक्वल्स टू 3 कर दो वैल्यू को, जैसे एन इक्वल्स टू 3 करूंगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इक्वल्स टू 0, एल इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 2। अब कितने सबसेल, 3 सबसेल, कौन कौन से, एस, पी एंड डी। क्या बात है सर। सिमिलरली यही छोटा सा मैं डाल लीजिए नीचे, अगर मैं एन की वैल्यू को 4 कर दूं, तो एन की वैल्यू 4 के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी एंड 3 हो जाएगी। इट मींस इसमें चारों के चारों सबसेल हैं, मतलब एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। लो, हो गया क्लियर। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। कितना सिंपल तरीके से तो क्लियर कर लिया यार हमने। क्लियर है। अब इसे सिंपली कैसे बताएं, बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम, आई मीन क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, सिंपल है, बोलो समझ आया। हम्म, इजी, इजी पीजी एकदम, है ना जी, इजी पीजी एकदम ये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को है, किसी को नहीं होगा, है ना। जिसको क्वांटम नंबर नहीं समझ आया होगा वो भी आज समझ लेगा, है ना। जिसमें किसी को कंफ्यूजन होता होगा वो भी समझ आया होगा। मजा आया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब शान्या त्यागी भी सीख गई है। चलिए, वेरी इजी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अभी भी देखो एल के खेल खत्म नहीं हुआ है, क्यों भाई, क्योंकि एल बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्या बोला मैंने, कि साइज, चलो सेल नंबर हो गया, उसके अंदर के सबसेल हो गए, लेकिन एक और चीज के अंदर है, शेप, शेप, शेप। तो सर जी शेप की बात करते हैं, आओ अब शेप देखेंगे हम। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एकदम निचोड़ के करेंगे, ठीक है। शेप ऑफ सबसेल्स, तो 4 तरह के तो सबसेल होते हैं सर, कौन कौन से, एक तो एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। और अच्छी बात बताऊं क्या है, कि आपको एफ का कोई शेप नहीं पढ़ना है, याद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि एफ का 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो एफ तो आप भूल ही जाइए, यानी एफ का शेप जो है वो डिफाइन नहीं है कॉपी के लिए, मतलब कॉपी पे अगर हाइपोथेटिकली कहा जाए तो, ठीक है। तो हमको सिर्फ 3 ही शेप पढ़ने हैं, कौन कौन से, एस, पी और डी। क्या बात है, और शेप भी तो देख ले। आओ, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, मतलब एस सबसेल की बात करूं, मैं भी क्या कर रहा हूं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नहीं, एस सबसेल, एस सबसेल, ठीक है। दूसरा नाम इनको ऑर्बिटल से बुलाया जाता है, बट अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा ऑर्बिटल बोल के, तुम सबसेल से पढ़ो, ठीक है। एस सबसेल की बात करता हूं, तो एस सबसेल का शेप जो होता है वो क्या है, अरे एस, एस रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल शेप को। एस सबसेल का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा सर जी, स्फीयर होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, मान लो कि मैं 3 एक्सेस डिफाइन करता हूं, लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर, चलो इधर मैं इस बार जेड रखता हूं, इसको एक्स रखता हूं और इसको वाई रखता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आराम से। तो एस क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, एस जो है वो एक स्फीयर है, इसलिए यहां ड्रॉ कर देते हैं। तो कुछ ऐसा शेप होगा, यानी ये शेप है एस का, ये एस का शेप है, ठीक है। सिमिलरली सिंपल सा स्फेरिकल शेप है, तो हर तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही शेप होगा जो है गोलाकार, मतलब स्फेरिकल वाला शेप 3 डायमेंशनली, ठीक है। सिमिलरली पी सबसेल की बात करूं, तो पी सबसेल का जो शेप होता है ना, वो उसको डम्बल शेप बोलते हैं, डम्बल, है ना, वो उठाने वाला डंबल देखा है, बिल्कुल वैसा ही कुछ शेप होता है, ठीक है। तो इसको डंबल शेप बोलते हैं। ये तुम्हारा पी है, जिसमें पी शेल क्या है, डंबल शेप है। अच्छा, डंबल शेप का मतलब, डंबल शेप का मतलब कि जब हम यहां ड्रॉ करेंगे तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये शेप को हम डंबल शेप बोलते हैं। दिस शेप रिप्रेजेंट डंबल शेप,
ठीक है। अब पी में देखो, बताता हूं आगे क्या है, पहले एस शब्द देख लो, पी शब्द देख लो, फिर डी देख लो। मैं 3 चीजें ड्रॉ करूंगा और फिर उसकी चीजें, उसके अंदर चीजें बताऊंगा, ठीक है। देखो पी शब्द के अंदर ना एक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स नाम की चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको क्या बोला था कि पहले अगर तुमको ढूंढना है तो सिटी में जाऊंगा, चलो भाई सिटी में पहुंच गया, मतलब एन को ढूंढ लिया। फिर ढूंढूंगा बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग पता चल गई एल से। अब बिल्डिंग के अंदर भी फ्लोर है ना जी, फ्लोर। तो बेसिकली ऐसा समझो कि सबसेल पहले शेल, फिर सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स क्या है समझ लो। ऑर्बिटल्स ऐसा स्पेस है जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन की पाने जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या बोला मैंने? ऑर्बिटल खाली जगह है, ठीक है, सबशेल के अंदर की खाली जगह है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये जो पी है ना, बेसिकली इसके अंदर तीन ओरिएंटेशंस में ऑर्बिटल्स होते हैं। एक पी एक्स, मतलब एक एक्स डायरेक्शन में डंबल हो, एक पी वाई और एक पी जेड, ठीक है। तो अगर ऑर्बिटल अभी समझ नहीं आ रहा तो इसका समझ लो कि इसका जो डंबल है ना वो 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस है। कौन कौन सी? एक्स, वाई एंड जेड। सो अगर डंबल एक्स एक्सिस पे है तो उसको पी एक्स बोलेंगे, अगर डंबल वाला शेप वाई एक्सिस पे है तो उसको पी वाई बोलेंगे, और अगर डंबल जेड एक्सिस पे है तो उसको पी जेड बोलेंगे। ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आगे समझाऊंगा अभी, बट अभी समझ लो कि पी सबशेल जो डंबल शेप है उसका ओरिएंटेशन तीनों एक्सिस पे होगा। जैसे यहाँ स्फेरिकल का ओरिएंटेशन सेंटर से तीनों एक्सिस पे है, एक्स वाई एंड जेड, वैसे ही अगर मैं पी सबशेल को क्या करूँ, तीनों एक्सिस पे ड्रॉ करूँ, तो एक्स वाई और जेड तीन तरह के ओरिएंटेशंस में ये जो डंबल है, ओरिएंटेशन समझ रहा हो? ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में उसका अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाऊं, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको समझो। तो अगर डंबल जो है वो ऐसे वाई एक्सिस पे रखा है, सो दिस रिप्रेजेंट पी वाई। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? पी वाई, ठीक है। अगर इसका डंबल कहाँ है भाई? अगर इसका डंबल एक्स एक्सिस पे है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो दिस इज व्हाट योर पी एक्स। समझ रहे हो? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे है तो पी वाई बोलेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे डंबल है तो पी एक्स बोलेंगे। सिमिलरली यहां ड्रॉ कर देता हूं, अगर ये हमारा जेड एक्सिस है, ये है ना जेड एक्सिस, आओ नोट करा देते हैं, ये है वाई, ये है एक्स, ये है जेड। तो अगर आपका डंबल ऐसे जेड एक्सिस पे है तो इसको क्या बोलेंगे? पी जेड। सो अभी ऐसे समझ लो कि जो डंबल है 3 एक्सिस पे क्या हो सकता है, इसके ओरिएंटेशन 3 एक्सिस से पॉसिबल हो सकते हैं, एक पी वाई, एक पी एक्स और एक पी जेड, ठीक है। बाद में पी वाई पी एक्स पी जेड क्या है बताऊंगा अभी आगे, थोड़ा धीर रखो, और ये ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अभी समझ लो कि डंबल जो है वो 3 तरीके से ओरिएंटेशन में आ सकता है, एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर? कोई दिक्कत? शेप्स अभी बता रहा हूं मैं, शेप्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, है ना। लैग अभी तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? लैग वैग तो अभी नहीं हो रहा होगा आई थॉट। ठीक है ना? समझ आया ना? समझ आया ना? सिंपल रखा हूँ, बहुत सिंपल रखा हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं किया हूँ ऑर्बिटल वगैरह घुसा के, ठीक है। सिंपल रखा है, चलिए, ठीक, चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अगर मैं डी शब्द की बात करता हूँ, सो डी शब्द का जो शेप है ना, इसको डबल डंबल शेप बोलते हैं। कौन सा? जैसे वहां एक डंबल था, ये डबल डंबल हो गया, शेप का नाम है डबल डंबल शेप। अब देखो डबल डंबल शेप है, सो इस केस में जो डी है, डी सबसेल्स के जैसे वहां पी सबसेल्स के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल थे, यहां डी सबसेल्स के लिए 5 डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। अब तो ध्यान समझिए कौन कौन से। पहला डी क्या था? डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये है 5। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये 5 तरह के ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अब सबका फिगर वाइज हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पहला फिगर बनाऊं, लेट्स से
लाइन बाय से समझ, क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से, थोड़ा ध्यान से देखो। जब भी मैं बात करता हूँ, लेट्स से दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर जेड एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। और इसमें देखो एक्सिस अगर मैं तीनों ड्रॉ करूं तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इधर है हमारी, एक सेकेंड, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट व्हाट, एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब देखो, अगर कभी भी, या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, रुक जाओ, अगर कभी भी आपको आपके ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसे दिखे, कहाँ, कुछ ये वाली शेप, सो ये देखो किस किसके बीच है, एक्स और जेड के बीच है, इनके लोब्स, इसको बोलते हैं लोब्स। तो इनके लोब्स जो है वो कहाँ, एक्स और जेड के बीच में है, इट मींस ये डी जेड एक्स है। सिमिलरली अगर मान लो मैं y बना दूं इसको और x बना दूं इसको, और अगर मैं इसी लोब्स को y और x के बीच ड्रॉ कर दूं तो ये है आपका डी एक्स वाई। तो देखो मैंने क्या लिखा, जेड एक्स, फिर क्या लिखा, एक्स वाई। जेड एक्स का मतलब ये है कि उनके जो ऑर्बिटल्स का जो लोब्स होगा वो लोब जेड और एक्स के बीच में होगा। सिमिलरली अगर डी एक्स वाई लिखा तो डी एक्स वाई का मतलब है कि वाई और एक्स के बीच उनका लोब्स होगा। देखो खैर छोटा बड़ा बन गया है, बट यहाँ कोशिश करना कि एक बराबर बनाए, छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, बट मेरे से बनाने से बन गया है, तो इस चीज को थोड़ा बस इग्नोर मार दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी मैं सही कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको लोब्स को पहचानना है। अगर डी जेड एक्स लिखा है मतलब जेड और एक्स एक्सिस के बीच लोब होगा, अगर डी एक्स वाई लिखा है मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच लोब होगा, और अगर मैं एक्सिस बदल के फिर से एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, और अगर वाई जेड कर दूं, इट मींस ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है, तो अगर लोब्स वाई और जेड के बीच होगा तो क्या कहेंगे भाई, इसको डी वाई जेड कहेंगे। क्लियर है? सो बस लोब्स का पोजीशन देखिए और डिफाइन कर दीजिए, दिस इज वाई डी वाई जेड। अब दो और बचा, कौन कौन सा, एक तो डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अच्छा डी जेड स्क्वायर तो बड़ा सिंपल है, क्यों भाई, क्योंकि अगर मैं ऐसे कह दूं कि दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, तो डी जेड स्क्वायर समझना, जेड एक्सिस में एक लोब होता है, क्या बोला मैंने कि एक लोब होता है जेड एक्सिस में, ये आपको शेप है जो आपको याद रखना है, एक लोब होता है जेड एक्सिस में, और उसको क्या किया, क्या क्या होता है, एक सर्कुलर लोब्स होता है जो उसको घेरे होता है एक्स एक्सिस पे भी, ठीक है। सो ये शेप है किसका, डी जेड स्क्वायर का। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं तो यहां डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं, सो इस बार बीच में नहीं, इस बार y और z दोनों पे ऐसे होगा, ये है, क्या है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये शेप्स हैं। अगर जेड एक्स की बात करता हूं तो जेड और एक्स के बीच लोब होगा, अगर एक्स वाई की बात करता हूं तो वाई और एक्स के बीच लोब होगा, अगर वाई जेड की बात करता हूं तो वाई और जेड के बीच लोब होगा। सिमिलरली डी जेड स्क्वायर की बात करता हूं तो जेड पे तो होगा, साथ में एक रिंग भी होगी उसके सेंटर पे, ठीक है। ठीक, इस चीज को समझो, ठीक। और अगर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करता हूं तो वाई, अरे जेड क्यों लिख दिया, वाई नहीं, यहाँ एक्स होगा, सॉरी गाइस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक्स पे भी होगा और वाई पे भी होगा। देखो डबल डंबल इसलिए क्योंकि यहाँ दो डंबल पेयर में होते हैं हमेशा, देखो हर फिगर में आपको दो डंबल पेयर में दिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक्स एक्स वो गलती से नोट हो गया था। क्लियर है ना अभी? कोई परेशानी वानी तो नहीं है? सिंपल है, सिंपल है पांचों फिगर। बस आपको चेक करना है बीच वाला, अगर जेड एक्स बोले तो जेड और एक्स के बीच, अगर एक्स वाई बोले तो एक्स और वाई के बीच, अगर वाई जेड बोले तो वाई और जेड के बीच, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप समझ ही सकते हैं। एफ का सर क्या बोले थे, वो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत फैला, बहुत डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए कॉपी पे, ठीक है। ठीक है, क्लियर? जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है? अरे क्वेश्चन कुछ नहीं, बस बोल देगा 4D के लिए तुम पॉसिबल वो लिखो,
क्या बोलते हैं, पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिखो सारे, एन भी लिखो, एल भी लिखो, एम भी लिखो, बस ऐसे। शेप से नहीं क्वेश्चन आते हैं, शेप का यूज तुम्हारा आगे होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां शेप का यूज होगा, इसलिए शेप इधर बता दिया जाता है, ठीक है। पढ़े होगे ना केमिकल बॉन्ड, खैर केमिकल बॉन्डिंग तो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, वरना केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत मजेदार, बहुत मस्त तरीके से पढ़ा था। वो तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो कोई और पढ़ा रहा है ना, पता चला है, ठीक है। तो शेप वगैरह के सब आगे यूज होते हैं शेप, इसीलिए शेप्स बताना यहाँ जरूरी था, ठीक है। खैर ये सब मैं तुम लोग को बाद में पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पता नहीं कब कब पढ़ चुके होगे, ठीक है। चलिए, तो ये बातें थी, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बारी आ गई तीसरे क्वांटम नंबर की। अब यहाँ आएगा वो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट पिक्चर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाने से पहले मैं ऑर्बिटल्स में थोड़ी ध्यान आपकी तरफ लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल शब्द का इस्तेमाल होगा। देखो ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल मैंने क्या बताया कि ऑर्बिटल इज अ स्पेस, ये भी क्या है, खाली जगह है, थ्री डायमेंशनली खाली जगह है। ऑर्बिटल इज अ स्पेस जहां वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट, जैसे हम बिल्डिंग्स, पहले सिटी आए, फिर कहाँ आए, फिर बिल्डिंग को ढूंढा, और पहले सिटी आए फिर बिल्डिंग को ढूंढा, और उस फिर फ्लैट को ढूंढा। तो समझ लो अब हम आ चुके हैं फ्लैट पे। इट मींस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अरे भाई अगर तुमसे कोई कहे कि वो आदमी इस फ्लैट में रहता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी होगी ना कि भाई वो ढूंढोगे मैक्स टाइम तो अपने इसी फ्लैट में वो मिलेगा। सो मैंने ऑर्बिटल क्या बताया, बिल्कुल वही एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो ऑर्बिटल भी क्या है, खाली जगह है, बिल्कुल वही। तो अभी हमने फिर शेल पढ़ा, फिर सबशेल पढ़ा, अब बारी है ऑर्बिटल की। तो शेल के अंदर होता है सबशेल, और सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वही ये चीज बताता है कि हर एक, इसको क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं। सो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही बताता है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम, मतलब एम की हर वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल। मतलब पहले n पढ़ा, फिर l पढ़ा, फिर m पढ़ा, तो n की कुछ वैल्यू के लिए l की कुछ वैल्यू रही होगी, और सिमिलरली वो l की कुछ वैल्यू के लिए m की कुछ वैल्यू होगी, और हर m के लिए एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। मैंने वही चीज बोली है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या